लेबनान में इजराइल का 3 लेयर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तो ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल की मिलिट्री अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हाथों में आधुनिक वेपन, आगे बढ़ते आईडीएफ के सैनिक, कमांडो फोर्स का भी एक्शन। तस्वीरें लेबनान बॉर्डर की है। आईडीएफ ने अब लेबनान बॉर्डर से फ्रंट खोल दिया है। आईडीएफ की थल सेना लेबनान बॉर्डर की है। आईडीएफ की थल सेना के जवान लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे हैं। हमले की तैयारी बिल्कुल गाजा ऑपरेशन जैसी है। लेबनान में जारी इजरायली मिलिट्री के ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो खुद आईडीएफ ने जारी किया है। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स अब लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने ठिकानों को छोड़कर इस इलाके से भाग चुके हैं। आईडीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने खुफिया सुरंगों में ठिकाना बना लिया है। पिछले 4 दिन से इलाके में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इजरायल की फोर्स फिलहाल मरून अल रस गांव तक पहुंच गई है। लेबनान का ये गांव इजरायल बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर है। इजरायली बॉर्डर पर आईडीएफ सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इजरायल की स्ट्राइक रेजिमेंट भी इसी इलाके में तैनात की गई है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की टैंक रेजिमेंट, ड्रोन फ्लीट और हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और वहीं लेबनान में घुसकर आईडीएफ का मिलिट्री एक्शन जारी है तो हिजबुल्लाह के लड़ाके भी आईडीएफ के काफिलों पर गुरिल्ला हमले कर रहे हैं। देखिए वॉर जोन से एक्सक्लूसिव खबर। तस्वीरें लेबनान में जारी आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की। इस दौरान आईडीएफ के बैटल टैंकों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ के टैंक रेजिमेंट पर गुरिल्ला हमला किया। इस अटैक में इजरायल का मरकवा बैटल टैंक ध्वस्त हो गया। भीषण विस्फोट के बाद मरकवा टैंक में आग की लपटें उठते दिखी। पल भर में इजरायल का बैटल टैंक कबाड़ बन गया। हिजबुल्लाह के गुरिल्ला हमले से इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को झटका लगा। एंटी टैंक मिसाइल से आईडीएफ के बैटल टैंक पर हमला किया गया। लेबनान में जारी आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 8 सैनिकों की मौत हो गई। मरने वाले सैनिकों में आईडीएफ के 2 कैप्टन भी शामिल हैं। मैं लेबनान में शहीद हुए हमारे नायकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। भगवान उनको फिर पुनर्जीवित करें। हम एक साथ खड़े होंगे और भगवान की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। हम दक्षिण में अपने बंधकों को वापस लाएंगे। हम उत्तर में अपने लोगों को लौटाएंगे। हम इजराइल की अनंत काल को सुनिश्चित करेंगे। हिजबुल्लाह के गाइडेड मिसाइलें आईडीएफ के लिए चुनौती बन गई है। इजरायल के बैटल टैंकों को हिजबुल्लाह अब गाइडेड मिसाइलों से निशाना बना रहा है। इजरायल के हमलों से लेबनान थर्रा रहा है। बेरूत पर इजरायल की एयरफोर्स ने बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया है। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट। हर तरफ तबाही का मंजर, धमाकों का शोर, आग और धुएं का गुबार, चीख पुकार और चीत्कार, बमबारी के बाद बर्बादी के निशान। तस्वीरें लेबनान के दाहिया इलाके की है। इजरायल की एयरफोर्स ने इस इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर गाइडेड बम दागे तो कई ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी गई। इजरायल के लड़ाकू विमानों के एक्शन से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस बमबारी में हिजबुल्लाह के कई इलाके तहस नहस हुए हैं। अब बेरूत की इन तस्वीरों को देखिए। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से बेरूत दहल उठा है। बेरूत के कई इलाकों में भीषण बमबारी की गई। बेरूत के हेल्थ अथॉरिटी सेंटर पर गाइडेड बम दागे गए। इस हमले के बाद हेल्थ अथॉरिटी सेंटर से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। इजरायल के इस हमले में कई लोग मारे गए तो बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई इमारत खंडहर बन चुकी हैं। देर रात दक्षिणी बेरूत पर इजरायली एयरफोर्स ने स्ट्राइक भी की है। अल मशरफिया इलाके में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। पूरा इलाका इस एयर स्ट्राइक से कांप उठा। इन हवाई हमलों से कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। इस इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले आईडीएफ एयर स्ट्राइक करने में जुटी है। और लेबनान के बेका में आईडीएफ की बमबारी से भीषण तबाही हुई है। हर तरफ बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। इजरायल की भीषण बमबारी में 7 इमारतें जमींदोज हुई। रिहायशी इलाकों में भीषण विस्फोट, धमाकों से कांपती धरती, आईडीएफ की बारूदी बौछार, पूरे इलाके में तबाही ही तबाही। तस्वीरें लेबनान के बेका इलाके की है। आईडीएफ की एयरफोर्स ने बेका के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। इस इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने का इनपुट मिला था। खुफिया सूचना मिलने के बाद आईडीएफ का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने चुन चुनकर बेका के कई इलाकों पर बमबारी की। आईडीएफ की इस एयर स्ट्राइक से बेका में बड़ी तबाही हुई है। भीषण बमबारी में 7 इमारतें जमींदोज हो गई। इमारतों में हुए धमाके से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। अब पूरे इलाके में तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। लोग सहमे हुए हैं। बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को बंकर्स में शिफ्ट किया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क को खत्म करने के लिए हवाई हमलों के अलावा ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ 3 लेयर अटैक का वॉर प्लान तैयार किया है। देखिए आईडीएफ की टैंक रेजिमेंट भी लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। आईडीएफ के बैटल टैंक्स का काफिला अब लेबनान की तरफ बढ़ रहा है।
और लेबनान से एक बार फिर उत्तरी इजराइल पर बारूदी बौछार की गई है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हाइफा शहर पर 110 रॉकेट दागे हैं। इस भीषण हमले का इजराइल ने कैसे जवाब दिया, पूरी खबर देखिए। अब इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों की इन तस्वीरों को देखिए। आसमान से बारूदी बौछार का दिल दहला देने वाला मंजर। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे खतरनाक हमला। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान बॉर्डर से उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया। उत्तरी इजराइल पर बैक टू बैक 110 रॉकेट दागे गए। इस रॉकेट अटैक से इजराइल के हाइफा शहर में कोहराम मच गया। हालांकि आईडीएफ के डिफेंस सिस्टम और रडार नेटवर्क ने हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को नाकाम कर दिया। ज्यादातर रॉकेट आसमान में ही नष्ट कर दिए गए। मोसाद को मिले खुफिया इनपुट के मुताबिक अब लेबनान से इजराइल पर बड़े हमलों की आशंका है। इजराइल के बैट यम शहर में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी वक्त इजराइल के बैट यम शहर पर लेबनान की तरफ से भीषण बारूदी बौछार की आशंका है। अब सेंट्रल इजराइल की इन तस्वीरों को देखिए। सेंट्रल इजराइल में संदिग्ध मिसाइल को नाकाम करने का दावा किया गया है। आईडीएफ के डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को आसमान में ही मार गिराया। आईडीएफ के आयरन डोम सिस्टम ने इस मिसाइल को वक्त रहते ही इंटरसेप्ट कर दिया और फिर इसे आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। इससे मिसाइल के नाकाम होने से सेंट्रल इजराइल में बड़ी तबाही टल गई। और इधर हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईरानी जासूस ने ही इजराइल को नसरल्लाह के ठिकाने का इनपुट दिया था। देखिए पूरी खबर क्या है। ईरानी जासूस से मिले इनपुट के आधार पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह को मार गिराया। रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर पर मुखबिरी का शक जताया गया है। संदिग्ध कमांडर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का करीबी है। इस मामले में ईरानी सेना ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। पश्चिमी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से मिली खबर के मुताबिक नसरुल्लाह की मौत के पीछे ईरानी जासूस की अहम भूमिका थी। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड में इजराइल का स्लीपर सेल मौजूद है। खामेनेई के करीबी टॉप कमांडर ने मोसाद को नसरुल्लाह का इनपुट दिया था। ईरान का टॉप कमांडर मोसाद के लिए मुखबिरी करता था। कथित इजरायली जासूस के पास नसरुल्लाह की हर जानकारी थी। ये ईरानी कमांडर इजराइल को नसरुल्लाह से जुड़ी डिटेल देता था। ये कमांडर ईरान से लेबनान की कई यात्रा कर चुका है। हमले से पहले संदिग्ध का परिवार ईरान से बाहर चला गया था। तो नसरुल्लाह की मौत पर ईरान ने भी बड़ा खुलासा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने दावा किया है कि नसरुल्लाह को 3 दिन पहले आगाह किया गया था। ईरान ने नसरुल्लाह को लेबनान छोड़ने के लिए कहा था। ईरान को इजरायली हमले के प्लान की पूरी जानकारी मिल गई थी। इजराइल और ईरान की जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका के डिफेंस फोर्स ने इजराइल पर ईरान के हमले को नाकाम कर दिया। देखिए पूरी खबर। इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका का किरदार भी अहम है। इस युद्ध में अब अमेरिकी फौज का एक्शन भी दिखाई दिया है। अमेरिका की डिफेंस फोर्स ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही नाकाम कर दिया। पूर्वी भूमध्य सागर में हमले का वीडियो सामने आया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की गई थी। अमेरिकी नेवी के युद्धपोतों पर तैनात डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और फिर आसमान में ही मार गिराया। लेबनान युद्ध पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि इजराइल को जवाब देने का अधिकार है, मगर ईरानी एटमी साइट पर इजराइल के हमलों का अमेरिका समर्थन नहीं करेगा। Iran has gone way is way off court. We're going to put together a joint statement. Hasn't been done yet. It'll be done before too long, probably by the time we land. And there's going to be some sanctions imposed on Iran. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond. हरभजन सिंह के घर शिफ्ट होंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली में हरभजन सिंह को मिले घर में रहेंगे मनीष सिसोदिया, ये जानकारी मिल रही है। 32 राजेंद्र प्रसाद रोड पर अलॉटेड है सांसद आवास, जिस पर मनीष सिसोदिया रहेंगे। हरभजन सिंह अलॉट किए गए सरकारी आवास में नहीं रहते हैं। ऐसे में ये जानकारी सामने आ रही है कि हरभजन सिंह को जो आवास मिला है उसमें मनीष सिसोदिया शिफ्ट होंगे। तो दिल्ली में हरभजन सिंह को मिले घर में मनीष सिसोदिया जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। जितेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, और क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए 32 राजेंद्र प्रसाद रोड, ये मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नया पता है। और देखिए आपको ये बता दें कि मनीष सिसोदिया, उनका परिवार इस घर के अंदर मौजूद है। हवन किया जा रहा है और शिफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है। अभी तक अगर आप देखें तो AB 17 मथुरा रोड पर रह रहे थे। हालांकि वो भी आतिशी के नाम पर अलॉट था मंत्री के तौर पर, और जब वो जेल गए थे तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जब ऐलान कर दिया कि शुक्रवार को वो फिरोज शाह के रोड के मंगल नंबर 5 में शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि आप सांसद अशोक मित्तल का है, तो यहाँ पर ये खबर सामने है। टीवी ने भारत से इस खबर को ब्रेक किया है कि हरभजन सिंह, जो आम आदमी पार्टी के ही पंजाब से राज्यसभा सांसद है,
उनके लिए जो बंगला लॉट था, हालांकि यहाँ पर रह नहीं रहे थे हरबंस सिंह, तो ये बंगले में अब मनीष सिसोदिया शिफ्ट हो रहे हैं और उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा बहुत सामान भी रख दिया गया है, हवन जो है उसका वो अंदर चल रहा है और मनीष सिसोदिया अब यहाँ पर रहेंगे। देखिए, दोनों ही नेताओं के घर का जो फासला है वो 1 किलोमीटर का भी नहीं है, पास में ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। तो ये बड़ी खबर है कि फिलहाल मनीष सिसोदिया शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं और घर के अंदर मौजूद है। उनका परिवार भी जो है वो इस घर के अंदर मौजूद है। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य जो है हरभजन सिंह, उनको ये अलॉट किया गया था, हालांकि वो रहते नहीं थे, उनका स्टाफ यहाँ रहता था। अब ये मनीष सिसोदिया का नया पता है। इससे पहले मनीष सिसोदिया को AB 17 मथुरा रोड पे जो है देखते थे, लेकिन अब नया ठिकाना उनका है 32 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से। नारायणा कार शोरूम में फायरिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर अरमान को पकड़ा गया। मुठभेड़ में गैंगस्टर को गोली भी लगी है। सीसीटीवी में नजर आया था गैंगस्टर अरमान। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हमारे संवाददाता। जितेंद्र, कैसे पुलिस को कामयाबी मिली इस शूटर को गिरफ्तार करने में? जी बिल्कुल, हरियाणा में जो कार शोरूम था उस पर जिस वक्त फायरिंग हुई उसके बाद से लगातार जो पुलिस थी वो ट्रैक कर रही थी इन बदमाशों को। उस दौरान पता चला था कि दरअसल ये सभी हिमांशु भाऊ के शूटर थे, जो कि इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है और वहां से बैठकर पूरा दिल्ली के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन तमाम शहरों के अंदर बाकायदा ऑपरेट कर रहे हैं अपने गुर्गों के जरिए। तो फिलहाल ये जो पूरा एक्सटोर्शन का रैकेट था वो हिमांशु भाऊ के द्वारा चलाया जा रहा था और ये दूसरी मर्तबा था जब इसी कार शोरूम के ऊपर हिमांशु भाऊ के गुर्गों ने फायरिंग की। बाकायदा शोरूम के अंदर पहुंचे, शोरूम के अंदर पहुंचकर कई राउंड वहां पर फायरिंग की गई और करोड़ों की जो प्रोटेक्शन मनी थी वो भी वहां से मांगी गई थी। तो उसके बाद से लगातार पुलिस इन बदमाशों को ट्रैक कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद था और उसके बाद पुलिस को आज पता चला कि ये बदमाश दिल्ली के बॉर्डर के पास आने वाला है, जिसका नाम अमन है। और उसके बाद पुलिस ने इसको ट्रैक करना शुरू करा। जैसे पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की, इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने जब रिटेलिएट किया तो 2 गोलियां इसके पैर में लगी है। तो उसके बाद फिलहाल इसको पकड़ लिया गया है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने एक दीपक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि किकी बॉक्सर बताया जा रहा है, रोहतक का रहने वाला है। और इसी केस में यह भी वांछित अपराधी था, जो कि वारदात के वक्त बाहर मौजूद था शोरूम के। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी कर ली है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस अपडेट के लिए। और दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के केबिन में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। डॉक्टर जावेद रात 8 बजे ड्यूटी पर आए थे। रात 1 बजे 2 लोग मरीज बनकर उनके कैबिन में दाखिल हुए और कनपट्टी पर गोली मार दी। डॉक्टर जावेद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि चोट का बहाना लेकर पहुंचे आरोपियों ने पहले ड्रेसिंग कराई और डॉक्टर से मिलने के बहाने कैबिन में दाखिल हुए और उन्हें गोली मार दी। प्रैक्टिस नहीं, वो आरओ में थे और 2 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। आप गोली मारने वाले कितने बंदे? मैं कुछ नहीं देखता, मेरी डे की ड्यूटी होती है। रात में उस समय से कल थे आप? नहीं मैं नहीं। क्या पता मुझे मॉर्निंग में हूँ। आप मॉर्निंग में, आपको क्या पता चला? मॉर्निंग में ये पता लगा कि जो यहाँ रात में 2 लड़कियां आई हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब को पहले दिखाया है, पेशेंट बन के फिर शूट कर दिया है गोली। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों को तलाश रही है। डॉक्टर की हत्या के पीछे क्या कारण था, इसका भी खुलासा हो नहीं पाया है। कालिंदी कुंज पुलिस घटना की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग सर्च टीम बनाई गई है। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अस्पताल जैसी जगह में भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारी सहमे हुए हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और वारदात के बाद TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने मौके पर जाकर इसका जायजा लिया है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एक यूनानी चिकित्सक की उन्हीं के क्लिनिक में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बुधवार की रात को जावेद अख्तर नाम के डॉक्टर अपने क्लिनिक में मौजूद थे, तभी 2 16 और 17 साल के लड़के आते हैं। पहले वो अपने पैर में पट्टी बंधवाते हैं और उसके बाद दवाई लेने के लिए जावेद अख्तर के कमरे में जाते हैं और फिर उनको नजदीक से गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले में जावेद अख्तर की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वो नीमा हॉस्पिटल है जहां पर जावेद अख्तर अपना अस्पताल चलाते थे। छोटा सा अस्पताल है, 3 बेड का ये नर्सिंग होम है। और जब पुलिस को खबर मिली रात में लगभग 1:45 पर कि एक शख्स की हत्या कर दी गई है, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि जावेद अख्तर
अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनका जो सिर था वो टेबल पे था, आसपास खून बह रहा था और उसके बाद फौरन पुलिस ने उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के ख्याला इलाके में कुछ लोगों ने एक शख्स के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छीना झपटी कर रहे हैं ये सारे। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लड़के एक लड़के के साथ लूटपाट कर रहे हैं। लूटपाट के दौरान लड़कों ने शख्स का गला पकड़ रखा है, बाकी साथी उसकी जेब से जबरन पैसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित के गले को बदमाश ने इतने जोर से पकड़ा था कि कुछ देर के लिए वो बेहोश भी हो गया था। इस पूरी घटना को एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मद्रासी है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान यहां से कई लोग आते जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने ना तो बीच बचाव किया, ना किसी ने मामले को जानने की कोशिश की। लूटपाट का वीडियो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो दिल्ली पुलिस की भी नजर इस पर पड़ी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया। वीडियो में नजर आने वाले आरोपियों की पुलिस ने पहचान की और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी बाकी आरोपी फरार हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। राजधानी दिल्ली के इस इलाके में पहले भी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ये देखो, वो लड़का बेहोश कर दिया उनने लिटा करके और ये पैसे निकाल। दिल्ली में बरामद 5,000 करोड़ की कोकीन के तार दुबई से भी जुड़े हैं, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के पॉलिटिकल कनेक्शन ने नया हंगामा खड़ा कर दिया। दिल्ली में जब्त 5,000 करोड़ के ड्रग्स के तार दुबई से जुड़े हैं और अब इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी ने दावा किया है कि एक आरोपी तुषार गोयल कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। बीजेपी के आरोप को कांग्रेस ने खारिज किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा है कि तुषार गोयल को 2 साल पहले ही पार्टी से हटाया जा चुका है, वो पार्टी का सदस्य ही नहीं है। जांच में पता चला है कि ड्रग्स के इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हैंडलर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में ये ड्रग्स अलग अलग शहरों से पहुंची थी। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को मिली आजीवन की सजा को बरकरार रखा। 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ब्रिज बिहारी हत्याकांड में बाहुबली, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी और 5 दूसरे आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 8 लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 1998 में पटना के IGIMS अस्पताल में ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने 21 और 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी, जिसके बाद आज ये फैसला सुनाया गया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। और बिहार के मुंगेर में आरजेडी नेता पर हुए जानलेवा हमले के बाद नीतीश सरकार सवालों के घेरे में। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरजेडी नेता पंकज यादव को सीने में गोली लगी थी, जिसे निकाल दी गई है और अब वो खतरे से बाहर हैं। पुलिस को उनके होश में आने का इंतजार है, ताकि उनके बयान के आधार पर मामले की तह तक पहुंचा जा सके। सब लोग देखा है, 1 किलोमीटर इसको दोहराया भी है, तो सबको जानता है। लेकिन जब पंकज की स्थिति जब बोलने लायक हो जाएगी, तब सारी बात स्पष्ट। मुंगेर में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को आज सफियाबाद हवाई अड्डा इलाके में मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना पर जेडीयू ने दुख जताया। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार में इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। कि पंकज यादव को गोली मारने वाले अपराधी कतई बख्शे नहीं जाएंगे। कोई किसी भी दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो,
आम जनता का सवाल हो। कानून का शासन है बिहार में, अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस को शक है कि इस घटना को मिट्ठू यादव नाम के शख्स ने अंजाम दिया है, जिसकी तलाश चल रही है। और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब किया है। अजहरुद्दीन को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी से मोहलत मांगी है। पूर्व भारतीय कप्तान पर 20 करोड़ की हेराफेरी करने का आरोप है। ये मामला तब का है जब वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इस मामले में वो आज ईडी के सामने पेश होंगे। अजहरुद्दीन सितंबर 2019 में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष चुने गए थे। जून 2021 में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। उनके खिलाफ एपेक्स काउंसिल ने फंड की हेराफेरी के आरोप में एक्शन लिया था। ये मामला हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और छतरियों की खरीद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके अजहरुद्दीन पर अपने कार्यकाल के दौरान धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है। अजहरुद्दीन को जारी किया गया ये पहला समन है, जिसके तहत उन्हें आज जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। अजहरुद्दीन ने भारत के लिए 99 टेस्ट और 334 वनडे खेले थे। उनके नाम टेस्ट में 45.04 की औसत से 6,215 रन और वनडे में 36.92 की औसत से 9,378 रन है। अजहरुद्दीन कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूह में रैली की और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए है। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। लड़ाई इस बात की है। भाइयों और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पहलवानों का मुद्दा भी छाया रहा। इस चुनाव से महिला पहलवानों को कितनी उम्मीद है, देखिए संवाददाता सुमंत की रिपोर्ट। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उम्मीदें हैं। जैसे एक नई, अभी वोटिंग होगा, नई सरकार बनेगी, तो नई सरकार से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? सर बेसिकली सबसे ज़्यादा उम्मीद तो यही है कि हमारे जो अब इंडिया को, आपने देखा होगा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल चाइना, जापान इनके आए हैं। वो क्यों आए हैं? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेडियम्स ज़्यादा, वैरायटी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएं। हमारे लिए सबसे मेन है नंबर ऑफ स्टेडियम्स हो जाएं। मेरी यही उम्मीद है जो नई सरकार आएगी, जैसे कि हरियाणा में जॉब भी बहुत कम है, तो उनके लिए जॉब ज़्यादा, मतलब आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जॉब? हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जैसे जॉब, मतलब जो अपने उससे जैसे फॉर्म वगैरह निकलते हैं ज़्यादा, वो निकलने चाहिए। और मतलब स्पोर्ट्स में रेसलिंग के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज है, कोई भी स्पोर्ट्स हो। बस उम्मीद यही है जी, थोड़ी सपोर्ट हो प्लेयर के लिए कि हाँ बच्चा कुछ कर रहा है तो अभी से सपोर्ट करें। बनने के बाद तो देखो उनकी जॉब लग जाती है, फिर तो फुल सपोर्ट उन्हें होती ही है। तो बनने से पहले सपोर्ट मिले तो ये अच्छी बात है। और बिहार से बड़ा अपडेट है। मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर पहुंचा TV9। राहत बचाव में जुटा हेलीकॉप्टर यहां पर क्रैश हुआ था और पानी में ही वो हेलीकॉप्टर डूब गया था। उस जगह पर, उस स्थान पर TV9 की टीम पहुंची। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के उस गांव में मौजूद हैं जहां पे कि कल चॉपर की एक तरीके से क्रैश लैंडिंग हुई और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान गनीमत ये रही कि सारे के सारे लोग बच गए। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि वो चॉपर है, जिस चॉपर में सारे के सारे जो जवान हैं और लोग हैं अभी मौजूद हैं। हालांकि ये रेस्क्यू टीम के लोग हैं
और इन्होंने यहाँ पे बचाने की कोशिश की और इस चॉपर को इस जगह पे यहाँ पे इमरजेंसी लैंड कराया गया। दरअसल अगर हम बात करें तो कल इसी इलाके में राहत सामग्री बांटते वक्त ये चॉपर में कुछ खराबी आ गई और खराबी आने के बाद जो स्थिति है उस स्थिति में यह चॉपर आया और अब जो तस्वीर आपको दिख रही है इस तस्वीर में चॉपर को यहाँ से निकालने का और एक तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पानी एक तरीके से पूरा का पूरा डुबाव पानी है और उसमें हमारे साथ कई सारे ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बात बताएं कि कल आप लोग इसी वक्त यहीं थे? क्या हुआ था, विस्तार से बताइए जरा। ये सर पूरा क्रैश हो गया। हमको कि उधर से उसका पेट्रोल निकलना शुरू हो गया। तो हम सारे ग्रामीण को पता चल गया कि इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उसके वजह से हम लोग इसको देख ही रहे थे। देखते देखते इस पेड़ में और बांस में लगते हुए इसका पंखा टूटा और हम लोग को पता चल गया कि वो गिर गया। गिरने के बाद सारे ग्रामीण एक कट्ठा दौड़ पड़े। सारे आदमी दौड़ने के बाद इसमें 4 लोग फंसे हुए थे। हम लोगों ने उन चारों लोगों को निकाला और निकालने के बाद में उनको नैया पर डाल करके वहां पर पुल के पास पहुंचाया गया। उसके आधे घंटे के बाद रेस्क्यू टीम वाली आई। उसके बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया।